नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री बघेल का बीजेपी पर निशाना, बीजेपी पर लगाए घोटालों के आरोप, कहा बीजेपी घोटालेबाजों की सरकार है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार की योजनाओं की दी जानकारी, कहा गरीबों के लिए लाई गई पीएम आवास योजना। कांग्रेस ने सारे कयासों को झुठलाया, शेष 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा, अंबिका मरकाम पर जताया भरोसा। तिल्दा नेवरा के कांग्रेस भवन में किया गया कार्यक्रम का आयोजन, नेताओं ने पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने का लिया संकल्प, कार्यक्रम में भारी संख्या में नेतागण रहे मौजूद। शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन, रायपुर विधायक ने माता रानी का लिया आशीर्वाद, माता से की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में इतने घोटाले हुए हैं और सबसे बड़े घोटालेबाजों के नामांकन कार्यक्रम में बीजेपी के कई केंद्रीय नेता भी शामिल हो रहे हैं। और साथ ही कहा कि बीजेपी कैसे भी करके सत्ता में आना चाहती है और अपनी सरकार बनाना चाहती है। घोषणा पत्र को लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से अपनी तमाम योजनाओं को बताते हुए कहा कि आने वाले समय में घोषणा पत्र जारी होना है, जिसमें जातीय जनगणना, धान खरीदी और आवासीय योजना के संबंध जानकारी शामिल होगी। और साथ ही ऐसी कई अन्य योजनाएं जो कि वर्तमान में चल रही, जैसे कि धनवंतरी योजना, गोधन योजना और अन्य कई योजना सुचारू रूप से जारी रहेंगी, जिसकी सूचना घोषणा पत्र के माध्यम से प्रदेश की जनता को दी जाएंगी। हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी एक बात भी छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने नहीं कही। केवल इतना कहा उल्टा लटका देंगे। और महाघोटालेबाज के वो नामांकन में गए थे, लटकाना तो उसको था, वो कर नहीं रहे हैं और उल्टा लटका के सीधा कर देंगे बोलते हैं। तो ये धमकी वाली बात जो गली मोहल्ले में जो दादा लोग करते हैं ना, उस प्रकार की भाषा है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या करोगे ये नहीं बताया। मतलब आपकी नीयत ये है कि कैसे करके सरकार को बदनाम किया जाए और बदनाम करके सत्ता में आया जाए और सारे जो संपत्ति छत्तीसगढ़ की जितने खदान है, फैक्ट्री है, सबको अडानी सौंप दो। इनका एकमात्र एजेंडा है, इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। चाहे नगर नार स्टील प्लांट हो, चाहे खदान हो, चाहे कोयला खदान हो, चाहे लोहा खदान हो, सबको अडानी सौंप। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी प्रेस वार्ता की और कहा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत में पीएम आवास योजना लाई गई और जिसके तहत सरकार ने गरीबों के लिए एक कॉलोनी को फ्री कर दिया, जिसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए कॉलोनी में 12,000 मकान बन गए हैं, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए तय की गई। लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र का पैसा रख लिया है और 4 लाख रुपए मकान बेच रही है। और कहा कि कांग्रेस अपने वादे से मुकर रही और पट्टे के लोग जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं। नगर निगम के माध्यम से ये मकान अपने समर्थकों को दिए गए किराए पर हैं और राज्य सरकार ने बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए अपने अलग कानून बना दिया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को उठाती रही। उसने विषय को नहीं उठाया, जन जन तक पहुंचाया भी है, शासन का ध्यान आकर्षित भी किया है। और शासन उसके बाद में जब बात पता लगी उनको, कहीं न कहीं जाकर के जनता में इस चीज को लेकर के आक्रोश है, तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वयं अपनी योजना प्रारंभ करने की योजना की घोषणा की। सर्वे करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वह एक चुनावी स्टैंड तक सीमित था। अगर सरकार की नीयत सही है और सरकार की सोच सही है कि गरीब परिवार को उसका हक मिले, उसको छत मिले, तो आपके सामने मैं 2 विषय महत्वपूर्ण रख रहा हूं। एक पहला विषय मध्य प्रदेश के जमाने से चलता हुआ आ रहा है कानून। वह कानून में इस चीज का प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति 5 एकड़ के ऊपर का लेआउट प्लान पास कराएगा तो 15% जमीन गरीब परिवार को बीएसयूपी के लिए आरक्षित करेगा।
ये कानून की पूरे देश में चर्चा हुई और पूरे देश ने धीरे धीरे इसको केंद्र सरकार में उस समय की मंत्री और जो आज कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ की प्रभारी है शैलजा जी, उसने उसकी तारीफ की और उन्होंने अपने उस समय के आवास पर्यावरण मंत्री रहते हुए उसने पूरे देश के लिए सर्कुलर निकाला। उन्होंने कहा अच्छा है कि गरीबों के लिए जहां एक व्यवस्थित कॉलोनी होगी, उस कॉलोनी में बड़े लोग जो रहेंगे उनके साथ में वहां रहने के लिए गरीब परिवारों के लिए स्थायी जगह रहेगी, ताकि हम वहां पर कोई सरकारी कार्यक्रम, कहीं कोई चीज होगी, गरीब परिवार को हम दे सकते हैं। 15% आरक्षित जमीन इसलिए करते थे कि भविष्य में लैंड की कमी होने के बाद उसको। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह और जैन समाज पर विवादित टिप्पणी की है, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत भूपेश ने भी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि कहा गया कि सीएम बघेल ने जहां पर जैन धर्म के लोगों को नास्तिक कहकर उनका अपमान किया और कहा कि उन्हें भगवान महावीर के संदेश को पढ़ने की जरूरत है। जैन समाज सभी देवताओं की पूजा करता है और साथ ही कहा कि भूपेश बघेल के पिता भगवान राम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं। भूपेश बघेल पहले अपने घर में तय कर ले कि कौन सनातनी है। एक वक्तव्य दिया कि अमित भाई साहब जैनी है और माता दंतेश्वरी के दर्शन करने कैसे। सनातन धर्म के अंदर ना तो कोई जाति है ना कोई वर्ग है, सनातनी सनातन है। जैन समाज एक पूजा पद्धति है, लेकिन पूजा पद्धति में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई जैनी माता दुर्गा को नहीं मानता होगा, कोई जैनी मां सरस्वती को नहीं मानता है, कोई गणेश भगवान की पूजा नहीं करता है, कोई शंकर भगवान की पूजा नहीं करता है, कोई भगवान राम की पूजा नहीं करता। संपूर्ण देवी देवताओं की पूजा जैन समाज भी करता है। और जिस 24 तीर्थंकर के अंदर हैं, तो हमारे भैरव बाप जी भी हमारे हैं। हमारे अलग अलग पूजा पद्धति नहीं है। आप यह जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, विमनस्यता के प्रतीक हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर जिस प्रकार से आप हमेशा, आपके पिताजी तो भगवान राम के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाले, आपके पिताजी तो ब्राह्मण को गाली करने वाले, अगली जाति के बारे में आपकी विमनस्यता ठीक नहीं है। तो क्या पहले घर में एक तो तय कर लो कि कौन सनातनी है, तो आप कौन से सनातनी है। कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। जिन सीटों को कांग्रेस ने रोक कर रखा था, आज उन सीटों पर भी कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और अपने बाकी बचे 7 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इन 7 सीटों में से 2 सीट पर विधायकों को रिपीट किया है, लेकिन सबसे अधिक आश्चर्यजनक घोषणा धमतरी और साथ ही सिहावा विधानसभा के प्रत्याशियों की है। आपको बता दें कि धमतरी में गुरमुख सिंह होरा और साथ ही मोहन लालवानी और आनंद पवार को भी लेकर घोषणा के कयास लगाए जा रहे हैं थे। और वहीं कांग्रेस ने भी ओकार साहू को टिकट देकर सबको चौंका दिया। साफ दिखाई दे रहा था कि ओकार साहू को टिकट देकर कांग्रेस ने साहू मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। वहीं सिहावा विधानसभा से अंबिका मरकाम को भी मौका दिया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने शेष बचे प्रत्याशी की आज सूची जारी कर दी है। इसमें सरायपाली विधानसभा से चातुरीनंद का जो नाम है वो फाइनल होने के बाद में उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला, जहां स्तंभ चौक में पटाखे फोड़कर लोगों में खुशियां जाहिर की। तो वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी घोषित होने के बाद में चातुरीनंद ने भी आज सरायपाली राजमहल पहुंचकर बसना विधानसभा से प्रत्याशी और विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। और साथ ही चातुरीनंद ने बातचीत में बताया कि कांग्रेस पार्टी ने जो उन पर विश्वास जताया उसके लिए उन्होंने तमाम शीर्ष नेताओं का धन्यवाद दिया और कहा कि आगामी विधानसभा में उनके सामने एक महिला प्रत्याशी और खड़ी है और उन्हें विश्वास है कि उनके साथ में क्षेत्र की जनता का, माता बहनों का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप वो आगामी विधानसभा में जीत हासिल करेंगी। जरूर एक सशक्त महिला हवे, पर हमार भी टीम में कोनो कमजोरी नहीं है। हमन सब साथ मिल के आज तक के जो लड़ाई लड़त आए हैं अक्सर सफल होए हैं और अभी तो मोर बड़े भाई मन के मोर ऊपर आशीर्वाद है, तो मैं जरूर जो है मैं खरा उतरहा और कांग्रेस पार्टी ला मैं कोटि कोटि धन्यवाद देवा था। समर्थकों में भारी उत्साह है
और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हैं और सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। चाहते नंद को सराइक वाली विधानसभा के अगली विधायिका बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश से परिपूर्ण है और भूपेश बघेल की सरकार ने जो काम किया है वो बहुत हमारे काम आने वाला है। खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां पर बलौदाबाजार विधानसभा के विधायक प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं ने शैलेश नितिन त्रिवेदी पर जो आतिशबाजी और गाजे-बाजे से जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस भवन तिल्दा नेवरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प लिया। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का जो सैलाब है वहां पर वो देखने को मिला। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर तिल्दा नेवरा से है, जहां पर आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के कई जगहों में पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद लिया गया और क्षेत्र में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। साथ ही क्षेत्र में दुर्गा समितियों के साथ साथ माता जी का जसगीत सेवा किया गया और साथ ही गरबा में शामिल होकर लोगों के साथ गरबा नृत्य किया गया। इस अवसर पर कई जगहों में स्थापित माता रानी के समितियों के सदस्यों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर विकास उपाध्याय ने भी कहा कि शारदीय नवरात्रि महापर्व हम सबके लिए एक बहुत ही सुखद पर्व है और हम सब अपनी आराध्य देवी माता दुर्गा जी का कई स्वरूपों का 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं और इस अवसर पर भारी संख्या में कांग्रेस जन और क्षेत्रवासी सहित समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ का सियासी पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता विजय साहू ने नारायणपुर विधानसभा सीट से विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप से चुनावी तैयारियों को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते ही रहेंगे, क्योंकि पूर्व में भी झूठ बोला था उन्होंने। मैं बताना चाहूंगा आपको कि 15 वर्ष के शासनकाल में आदरणीय रमन सिंह के नेतृत्व की सरकार थे, यहाँ से मंत्री हुआ करते आदरणीय केदार कश्यप। उनके शासनकाल में 15 साल तक धर्मांतरण होता रहा और गांव-गांव में चर्च बना, तब तो हेलीकॉप्टर सोते रहे। आज आदिवासी उनको याद है। यदि उत्तरी आदिवासी हितैषी होते तो एक सरपंच को पेशाब नहीं पिलाते भारतीय जनता पार्टी। किस आदिवासी की बात करते हैं? उनको सिर्फ और सिर्फ अब आदिवासी नजर आए, क्योंकि उनका जनाधार खत्म चुका है। इन 76 साल में, भारत आजाद हुए 76 साल में 60 साल तो एक घर में राजनीति क्या विकास किया? सब तो कांग्रेस किया था। मैं पहले ही कह चुका हूं हर जगह पर, जिस स्कूल मेरा बापर में पढ़े वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया था। अब जिन सड़कों में चल रहे हैं, जिन जहाजों से उड़ रहे हैं और जिन रेलगाड़ियों में चल रहे हैं, अब जिन बड़े बड़े उद्योगों में का माल खा रहे हैं, अब जिन बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कर रहे हैं, शायद सब कांग्रेस ने 2014 में आदरणीय मोदी जी ने बनाया था। गरियाबंद में राजिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश शुक्ला प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनका पहला नगर आगमन हुआ। आपको बता दें कि जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके पक्ष में तिरंगा चौक से कांग्रेस भवन तक स्वागत रैली निकाली और रैली के दौरान गरियाबंद नगर में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, अमितेश शुक्ला जिंदाबाद के नारे गूंजे। आपको बता दें कि मालगांव से बाइक में युवा कांग्रेसियों ने शुरुआत की और तिरंगा चौक में उनका काफिला भी रुका। वहां पर कार्यकर्ताओं ने जमकर फूल भी बरसाए और पुष्पगुच्छ जो भेंट भी किया और उनका स्वागत किया। ऐसा है कि लोगों का प्रेम स्नेह परिवार जैसे सदैव रहा हूं और उसी का प्रेम स्नेह जो ये उत्साह दिख रहा है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने जो 5 साल में काम करा है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, वो सब भी है। उसका भी कारण है मैं एक परिवार के सदस्य जैसे रहता हूं, उसका भी प्रेम है। ये सब मिल के जो है इतना ज्यादा उत्साह और जोश जो दिख रहा है, कुछ नहीं होता उससे, क्योंकि जब जो
रेस का घोड़ा रहता है वो पहले पीछे रहता है और जब दौड़ता है तो नंबर 1 पे जो है वो आने वाला वो पीछे से ही आगे आता है। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी की डोली जगदलपुर पहुंच गई। आपको बता दें कि परंपरा अनुसार महाअष्टमी के दिन हर साल डोली और छत्र को जगदलपुर रवाना किया जाता है और 9वीं के दिन डोली जगदलपुर पहुंचती है और पारंपरिक तरीके से माई जी की डोली और छत्र दंतेश्वरी मंदिर से जय स्तंभ चौक तक लाया जाता है और उसके बाद में डकनी नदी के पुल के करीब माई जी की डोली की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर भी जवानों ने डोली और छत्र को सलामी दी। माई जी की डोली को मंदिर में पूजा अर्चना के बाद में डंकिनी नदी के किनारे जज बंगले के सामने निर्धारित स्थल पर लाया गया। यहाँ पर टेंपल कमेटी के अध्यक्ष ने पूजा अर्चना की। पूर्व से जो है यथावत जो है पंचमी के दिन माई जी की जो है डोली और छत्र माई जी के द्वार तक जो है निकासी उसकी हो जाती है और पूजा अर्चना के साथ वहां स्थापित करते हैं। और अष्टमी के दिन जो है विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के लिए मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र ये जो है जगदलपुर के लिए जिया डेरा में प्रस्थान हो जाती है। और आज जो है इतने श्रद्धालुगणों का जो भीड़ जो उमड़ पड़ी है माता के एक झलक एक दर्शन के लिए, ये आज का जो यह माहौल जो है देखने योग्य है और माता रानी जो है सभी की मनोकामना पूरी करे और सभी को जो है सुख शांति समृद्धि। जगदलपुर में 21 अक्टूबर को बस्तर दशहरा में बेल पूजा विधि विधान के साथ में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इस पूजा में राज परिवार के सदस्य सरगीपाल में स्थित बेल पेड़ से फल तोड़कर दंतेश्वरी मंदिर लाते हैं। ये नवरात्र की सप्तमी को होता है। इसके पीछे की दंती जो थी ये प्रचलित है कि महाराजा बस्तर एक बार फिर से जो क्षेत्र में शिकार के दौरान अपना छत्र भूल आए थे, जिसे लेने वो वापस वहां पर गए तो आकाशवाणी हुई कि बेल देवी ने उन्हें पुनः बुलाया है। तभी से दशहरे में सरगीपाल की बेल देवी की भी आमंत्रित किया जाता है। बेल यात्रा की ये परंपरा जो कि सदियों से चली आ रही है, इस वर्ष 600वें वर्ष का जो ये बस्तर दशहरा के कार्यक्रम जिसमें कि बेल यात्रा है। कल के रात में हमारे यहाँ पुजारी आकर के इसको आइडेंटिफाई करते हैं। 2 जोड़ा बेल जिसमें कि माँ का आह्वान किया जाता है और कहा जाता है पुराने जमाने से यहाँ बहुत अदृश्य शक्तियां नजर आई थी। उस दिन से यहाँ पे राजा स्वयं आते हैं और आज जानते हैं जैसे कि आप सप्तमी का दिन माँ का दिन, इसलिए माँ की शक्ति का आराधना करके इनको पूजा पाठ करके इस माँ को यहाँ से ले जाकर के वहीं दंतेश्वरी के मंदिर में स्थापित करके पूजा अर्चना करके और साथ साथ आज इनकी शादी भी होती है जिसमें कि आप देख रहे हैं हल्दी खेलते हैं यहाँ पे लोग, गांव के लोग पूरा सेलिब्रेशन करते हैं। और ये बहुत ही अनोखा ये है कि बस्तर में सिर्फ एक ही जगह चुना गया, वो भी सरगीपाल जो कि पास में ही है। उस समय से आज दिन तक यहाँ पे जिस तरीके से शादी की जाती है उसी तरीके से यहाँ पे पूरा स्वागत किया जाता है और राजा के पुजारी की हैसियत से यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना करके माँ को वापस ले जाकर के भाई दंतेश्वरी में स्थापित करके पूजा अर्चना करके आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, जिसे कि हम बेल यात्रा के नाम से बस्तर दशहरा में माना। पंगासुर पुलिस ने 19 लीटर देशी शराब बेचते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत 2,280 रुपए बताई जा रही। साथ ही युवक के पास से 100 रुपए नकदी जब्त भी की गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को जेल भी भेज दिया गया। पूरा मामला पंगासुर थाना क्षेत्र के इंदिरा आवास का है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को जिला बने अब 1 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो जिला में आज तक ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है। खराब ट्रैफिक व्यवस्था के कारण सड़क हादसों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और वहीं आज एक और अनियंत्रित ट्रक जो है डिवाइडर में जाकर घुस गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन खराब ट्रैफिक व्यवस्था के कारण ओवरलोड वाहन तेज गति से शहर में पार कर रहे हैं। बावजूद इसके ओवरलोड वाहनों और तेज गति से चलने वाले वाहनों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से दुर्घटना हुई है यह किसी व्यक्ति के ऊपर भी हो सकती थी। बहुत भाग्य है कि किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं हुई, किंतु अभी दुर्घटना हुए भी लगभग 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अभी तक इस गाड़ी को नहीं हटाया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इतनी तीव्र गति से भारी वाहन गुजरते हैं जिस पर कोई लगाम नहीं है। जबकि आपको बता दूं कि सारंगगढ़ में 3 पहर नो एंट्री लगा हुआ है। भारी वाहनों पर प्रवेश निषेध है क्योंकि स्कूलों का समय रहता है, ऑफिस का समय रहता है, किंतु उसका पालन नहीं हो रहा है। कलेक्टर के आदेश की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप प्रतिदिन सुबह देख लीजिए दर्जनों की संख्या में भारी वाहन गुजरते हैं, उसमें भी जो डस्ट लेकर के गुजर रहे हैं, किसी भी भारी वाहन में तिरपाल नहीं लगा है, जिसकी वजह से धूल विसरित हो गया है पूरा मार्ग और लोगों को अच्छी खासी धूल का
सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है और प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। यहाँ टाइमिंग कुछ दिया गया है नो एंट्री का? हाँ, सवेरे का टाइमिंग है 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, दोपहर को 1 से 3 और शाम को 5 से लेकर के 8 बजे तक, किंतु 1% भी ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालन करने वालों पर बिलाईगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और सट्टा संचालन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। थाना प्रभारी शिव कुमार धारी से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी अंकित अग्रवाल किराना दुकान की आड़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालन कर रहा था और जिसकी सूचना पर रेड कार्रवाई की गई और मौके पर आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन और बैंक खाता जब्त किया गया। आरोपी अपने नाम पर आईडी बनाकर सट्टा खेलता था। थाना प्रभारी ने आगे बताया कि जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से आरोपी अंकित अग्रवाल 3 अलग अलग सट्टा ऐप के माध्यम से अवैध कारोबार का संचालन करता था। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और धारा 7 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच में मोबाइल पर क्रिकेट सट्टा लगाकर रहे 4 आरोपी को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से 11,000 रुपए और 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं और क्रिकेट सट्टा पर साइबर सेल और साथ ही चक्रधर नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की जा रही और रायगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने भी दिशा निर्देशन पर साइबर सेल और थाना की टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों और जुआ सट्टा पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चारों आरोपियों के विरुद्ध थाना चक्रधर नगर में धारा 6 अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया और साथ ही क्रिकेट सट्टा रेड की कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रशांत राव अहर और उप निरीक्षक जीएल साहू, सहायक उप निरीक्षक नंदू की अहम भूमिका भी रही। पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार सर के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि अवैध रूप से शराब बेचने वाले, जुआ सट्टे खिलाने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है। जिस कड़ी में आज हमको जानकारी मिली कि पहाड़ मंदिर के पास, कौवा कोंडा के पास कुछ लोग भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे वनडे क्रिकेट मैच में सट्टा लिख रहे हैं कि जानकारी मिलने पर साइबर सेल के साथ चक्रधर नगर पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। छापेमार के दौरान 4 लड़कों को पकड़ा गया जिनके पास से लगभग 11,120 रुपया, 4 नग मोबाइल और एक डायरी प्राप्त हुई जिसमें भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच हो रहे मैच का डिटेल है। इनके विरुद्ध धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध शराब सट्टा के ऊपर हमेशा चक्रधर नगर पुलिस और साइबर टीम। सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जगरगुंडा क्षेत्र से 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सूचना के मुताबिक ये सभी नक्सली एक जगह से दूसरी जगह नक्सल से जुड़े सामान की जो सप्लाई है वो करते थे और तभी जिला और 201 वाहन कोबरा के जवानों ने भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत आज 201 वाहिनी बेदरे तथा थाना जगरगुंडा से पोस्ट एरिया डोमिनेशन के लिए दूरन दरबा की ओर निकली हुई थी। पोस्ट को देखकर कुछ लोग भागने की कोशिश की जिन्हें दौड़ाकर पकड़ा गया तथा उनसे उनका नाम पूछा गया और नाम पता पूछने तथा उनको अच्छे से चेक करने पर उनके पास से स्पाइक्स, सब्बल, नक्सली पर्चा तथा अन्य प्रतिबंधित सामान मिला। उनसे अच्छे से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि बड़े नक्सलियों के कहने पे आगामी चुनाव के मद्देनजर स्पाइक्स और अन्य पुलिस को नुकसान पहुंचाने के तरीकों को रोड में लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें रिमांड पर भेजा गया। सरायपाली के ग्राम सिंघाड़ा में गनियारी पाली चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग में ट्रक ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारकर 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 2 बच्चियों और उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सभी माता के दर्शन करने सिंघौड़ा मंदिर पर आ रहे थे और पीछे से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने दोनों मृतकों के शव और घायलों को सरायपाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हाईवे में चूरागोटा तरफ से सरायपाली की ओर आ रहे थे। गनियारी पाली के पास एक ट्रक पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें सवार 2 व्यक्ति का घटनास्थल पर मृत्यु हो गया। एक आदमी घायल है तथा दोनों व्यक्तियों को भी चोट लगा है।
मृतकों का नाम क्या है? मृतक का नाम है भूपेंद्र पून वैदपाली, जिन्हें खटखटी और रोशन पिता अरुण वैदपाली, और घायल है और स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बच्ची लोग दोनों स्वस्थ हैं। अपने गांव से जो दुर्घटना हुआ है, अपने गांव से शरण यादव के नाम से हमारे गांव के व्यक्ति को सिमरा मंदिर दर्शन करने जा रहे थे और रास्ते में उनका दुर्घटना हो गया और ट्रक द्वारा हुआ उनसे, मोटरसाइकिल ट्रक, तो उसका देहांत हो गया। और कितने लोग उसमें खत्म हुए? और एक चूरागुड़ा का है, उनसे रिश्तेदार हैं, वो दोनों ही मैंने और भी थे साथ में, तो 2 जने खत्म हुए उसमें। घायल कितने लोग? बच्चियां हैं 2 जने और 2 बच्चे घायल। लाइव बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।